ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हम बात कर रहे थे कि भारत की अगली क्या कुछ रणनीति होगी पीओके के उस हिस्से को, उस विवादित हिस्से को पूरी तरीके से अब भारत की मान्यता दिलाने की और कोशिशें जारी हो चुकी हैं। आपको बता दें हमारे साथ जयपुर राजस्थान से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित लाइव जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा और रक्षा विशेषज्ञ लल्लन सिंह जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। पुरोहित जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी पूरी इस चर्चा में बात की गई है, किस प्रकार से भारत तैयारी कर रहा है, सबसे पहले अगर हम सिलसिलेवार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो जिस प्रकार से धीरे धीरे भारत ने जो यात्राएं करी अलग अलग देशों की, वहां पर कूटनीतिक राजनीतिक संबंध जो बनाए, हालांकि अपने ही देश में और कई बार दूसरी जगह से भी भारत की इस पर आलोचना भी हुई, लेकिन उन्हीं सभी मीटिंगों का, उन्हीं सभी विदेश यात्राओं का आज ये परिणाम है कि पाकिस्तान, जिस प्रकार से चंद्रसेन जी ने भी कहा, लल्लन सिंह जी भी कह रहे हैं कि अब अलग थलग पड़ गया है। अब दुनिया के और मुस्लिम कंट्रीज भी पाकिस्तान के साथ में नहीं है। और रही बात एकमात्र देश चाइना की, तो वो भी अब बहुत हद तक दखल अंदाजी कम कर चुका है। हालांकि छुटपुट तो इन दोनों ही देशों की आदत है कुछ ना कुछ करते रहने की। क्या कहेंगे रमेश जी? लल्लन जी और चंद्रसेन जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, इसमें चाइना की जो अभी की जो स्थिति है, कोरोना वायरस संक्रमण के बाद जो चाइना का एक अलग तरह का जो मूड और माहौल पूरी दुनिया ने देखा है। दुनिया के लगभग सभी कंट्रीज, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, रूस, जापान, जो भी जितने भी कंट्रीज है, वह अभी चाइना को आइसोलेट करने में लगे हुए हैं। उनकी आर्थिक जो वहाँ पर जो दुष्प्रभाव कोरोना के कारण से या जो लोगों की जो जान माल की जो हानि हुई है उसके कारण से आज चाइना जो है एक खलनायक के रूप में उभर करके सामना है पूरा वैश्विक परिदृश्य में। तो चाइना और पाकिस्तान का जो कनेक्शन जो हमेशा से भारत के विरोध में खड़ा रहा है, अब कम से कम चाइना जो है बहुत ज्यादा जो है न्यूट्रल हो गया है, डाउन की स्थिति में है। इसलिए जब कभी भी अगर भारत पाकिस्तान के साथ में कोई तरह की रणनीतिक अगर कोई जो तैयारी करता है जिस तरह, तो चाइना उसके बारे में खुल करके सामने नहीं आएगा। जैसा कि यूएनओ में भी कई बार जो है चाइना जो है भारतीय प्रस्ताव पर वीटो लगाता था, अब उसकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि वह जो अपने आप को एक महाबली के रूप में पेश करता है। पहली बात तो, दूसरा कि पीओके को लेकर के चाइना के भी इंटरेस्ट वहां पर है। जो कॉरिडोर वहां से निकल रहा है उसमें चाइना ने बहुत जबरदस्त पैसा लगाया हुआ है, उसके आर्थिक जो हित है उस इलाके से जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा अगर इसमें जो एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो पीओके के संदर्भ में अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो चाइना वहां पर जो है एक कदम पीछे रहेगा, वह ऑफेंसिव रूप में नहीं आएगा। क्यों? कि उसके वहां के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको कौन बचाएगा? पाकिस्तान अगर वहां पर बुरी तरह से अगर मार खाता है तब चाइना के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि उसके इलाके में, क्यों कि पीओके जब भारत का हिस्सा बनेगा तब जो है चाइना की इकोनॉमिक इंटरेस्ट की रक्षा कौन देगा? इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि कूटनीतिक लिहाज से दोनों के बीच में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ में इस तरह का कोई व्यवहार करता है तो चाइना कम से कम उस जगह पे साइलेंट रहेगा, क्योंकि उसको वहां जो पैसा लगा हुआ है और जो एक रास्ता बना रहा है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसके, तो वो हित हो उसके जो है नुकसानदेही होगा। इसलिए चाइना के लिए भी यह ज्यादा सूट करेगा और प्लस में रहेगा कि वह भारत के साथ में रह करके वह अपने उन जो पैसों का, उन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कम से कम वह जो है सुरक्षा मजबूत कर सकेगा। लिहाजा चाइना इस मामले में पीओके के मामले में भारत के साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा बनस्पत की पाकिस्तान का साथ देने के। तो आज के संदर्भ में जो परिस्थितियां बन रही है दुनिया भर में, और भारत अगर पाकिस्तान के साथ में पीओके को लेकर के कोई जो है इंटरेक्ट करता है तो कोई भी ऐसा देश आज की तारीख में नहीं है जो भारत के बारे में कोई
ऊंची आवाज में भी बोल सके, इवन दो चाहे अमेरिका हो या कोई और देश हो। लिहाजा आज की जो परिस्थितियां जैसी बन रही है उसमें यह ज्यादा संभव लगता है, सूटेबल लगता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, कि वह इस मामले में कम से कम थोड़ी सी जो है शांति बरतेंगे और एक कदम पीछे ही रहेंगे, जैसा कि पहले के दौर में दिखाई दे रहा था 2014 के पहले वाले में, कि चाइना या पाकिस्तान किसी भी मुद्दे पर जो है अपनों को रिएक्ट करता था। अब वह रिएक्ट की स्थिति जो है नहीं है। और दूसरा कि 2014 के बाद में एक आलोचना नरेंद्र मोदी को यह भी झेलनी पड़ी थी कि वे जो है दुनिया भर के देशों में जा रहे हैं, कभी तो भारत में भी रहा करें, इस तरह की आलोचना भी झेल रही थी। लेकिन वो जो 2014 में के बाद से उन्होंने दुनिया भर के नेताओं के साथ में जो रिश्ते बनाए और भारत की जो एक जो पोजीशन को साउंड किया, उसी का ही नतीजा है कि आज कोरोना काल के क्राइसिस के दौरान भी क्यों नहीं हो, भारत की बात जो है दुनिया भर के मंचों पर बहुत मजबूती से सुनी जा रही है। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि आज भारत की जो स्थिति है वो दुनिया भर में बेहद मजबूत है और भारत की बात को दुनिया भर के मंचों में एक बहुत ही ध्यान से सुना जाता है। और पहले जो स्थिति भारत की थी वो आज नहीं है, भारत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। और शायद ये परिणाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन विदेश यात्राओं का जिसकी पूर्व में आलोचना की गई थी और अभी भी हालांकि करी जाती है, लेकिन उसके परिणाम क्या हुए वो हम सब ने देखा। भले ही वो हाउडी मोदी इवेंट हो या फिर ट्रंप का भारत के अंदर स्वागत, हालांकि इन दोनों इवेंट की भी आलोचना काफी की गई, लेकिन अगर दूरदृष्टि से अगर इसको हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो वक्त है उसमें भारत जो भी कूटनीतिक तैयारियां अपनी करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें हमें काफी फायदा होने वाला है। रमेश जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी रमेश जी ने भी बताया कि जो भारत ने जितनी भी यात्राएं करी हैं विदेश की, पूर्व में उनकी काफी आलोचना हुई, लेकिन उसके परिणाम हमें काफी हद तक पॉजिटिव दिखाई दिए जब यूएन के अंदर पाकिस्तान ने फिर से अपना वही कश्मीर वाला राग अलापा, तो चाइना को छोड़कर कोई भी उसके साथ में नहीं दिखा। क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? पाकिस्तान का हमेशा ये रोना रहा है हर मंच पे जी कि वो कश्मीर का रोना रोते रहे हैं जी, भले ही मुद्दा कोई हो। और जैसा भी पुरोहित साहब को भी सुन रहा था, ललन साहब को भी सुन रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी ऐसी है, प्रधानमंत्री की छवि ऐसी है कि हमारे संबंध विदेशों से अच्छे हुए, उसका सीधे सीधे फायदा मिला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बेचैनी क्या है जी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि उसका नाम उस ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों को वित्तीय मदद देने वालों पर निगाह होती है जी। ये अभी भी उसी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और पूरा विश्व मान रहा है कि ये आतंकियों के लिए ये धन प्रोवाइड करते हैं, उनको सारी सुविधाएं देते हैं। अब इन्होंने नया पैतरा क्या अपनाया कि लश्कर तैयबा जो था उसको रेजिस्टेंट फ्रंट के तौर पे पाकिस्तान रीब्रांड कर रहा है, लेकिन इसका फायदा उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एफटीएफ की नजरों से बचने के लिए पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा को नए सिरे से द रेजिस्टेंस फ्रंट के तौर पर ब्रांडिंग करी। इसमें उसने दूसरे आतंकी तत्वों का भी समर्थन लिया ताकि इसे स्वदेशी रूप दिया जा सके। और आप ये देखिए कि जो ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप जो जेआरएल के बदले थी, जिसका नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी कर रहा था, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक कर रहे थे, अब नए रूप में रेजिस्टेंस फ्रंट बनकर खड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ फर्क उमंग सिर्फ इतना है कि पहले ये बिना हथियारों के थे, अब ये हथियार लेकर के कश्मीर में संगठन चला रहे हैं। तो ये तरह तरह के पैतरे अपना रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। और पाकिस्तान की आम छवि क्या है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने है। ये कितने भी नाम बदल लें, ये किसी तरह की भी हरकत कर लें, लेकिन इनकी आतंकवादी की छवि, उनको समर्थन देने की छवि, ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने है और इसको हर व्यक्ति जानता है। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की जो छवि है, जो उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है और धीरे धीरे उसकी जो भी रणनीतियां वो भारत के खिलाफ अपनाता है या किसी और देश के खिलाफ अपनाता है, उससे सब वाकिफ हो चुके हैं। और शायद यही एक सबसे प्रमुख वजह है कि पाकिस्तान की हर साजिश अब नाकाम हो रही है, इसलिए उसके पास अपना वही पुराना जो उसका हथियार है आतंकवाद की घुसपैठ कराना,
वो लगातार इस कोरोना संकट काल में भी इतनी समझ वहां के नेताओं में, वहां के हुक्मरानों में नहीं है कि कोरोना का संकट काल चल रहा है तो बजाय कब्रिस्तानों का निर्माण करवाने के, बजाय आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के, अपनी जनता को ठीक करने के लिए, मेडिकल की सुविधाओं को और एनहांस करने के लिए अगर वो ध्यान दे तो शायद उसका भी भला हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भी छवि सुधरे। लेकिन नहीं, उसका एक ही एजेंडा है, वो लगातार उसी एजेंडे पे काम करता जा रहा है और आर्थिक स्थिति आज उस देश की क्या है वो भी किसी से छिपी नहीं है। आपसे मैं बात करूंगा, चंद्रसेन जी आप हमारे साथ में बने रहिए। लल्लन जी हमारे साथ लगातार बने हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले लल्लन जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अप्रैल महीने की अगर बात करें तो हमने उसे सुपर अप्रैल का नाम दिया, क्योंकि कम से कम 20 से 25 से भी ज्यादा आतंकवादी इस अप्रैल महीने में हमने समाप्त कर दिए। क्या कहेंगे लल्लन जी? एकदम सही उमंग जी, 20 से 21 नहीं, मैंने आपको बताना चाहूंगा कि 36 जी इनके जो आतंकवादी हैं और इनके साथ अप्रत्यक्ष रूप से जो इनको समर्थन देते हैं जी, ये मारे गए। इनकी कब्र तो खोद दी गई है। और आने वाले दिनों में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आंतरिक सुरक्षा में ये घुसपैठ करके भारतीय सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी को मैं डिस्टर्ब कर देता हूं तो एक्सटर्नल में हम अपनी घुसपैठ करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो हालात बन रही हैं उसमें आंतरिक सुरक्षा में एकदम इनको पांव और कदम रखने का संभावना नहीं है। अभी गाजी जो इनका एचएम का हेड बना है उसकी हालत 2 दिन के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिला है कि ये भागे फिर रहा है। ये 100% 1 सप्ताह और 10 दिन के अंदर इसको रडार पर रखा हुआ है और इसकी खात्मा निश्चित है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। आप देखिए, रियाज के खात्मा के बाद रियाज का आदमी अमृतसर में मिलता है। ये पूरे हिंदुस्तान में आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करके और अपने सीमा से जो लंचिंग पैड में काफी आतंकियों को रखा है उसको अंदर भेजना चाहते हैं, लेकिन इसमें इनको कामयाबी मिलने की कोई संभावना नहीं। अभी 2 दिन के अंदर रक्षा मंत्री का संदेश बहुत साफ है, जनरल साहब का जो बयान है वो बहुत क्लियर है। मैं सीडीएस साहब का भी बयान को बताना चाहूंगा कि ये कमांडर नहीं है, ऐसे गाजी और कितने गाजी आते रहते हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है। अब यासीन मलिक हो, गिलानी हो, जो अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, इनके ऊपर नजर है। ये चाहे जैसे भी हो एक कानून के बंधन में भी आएंगे और जरूरत है कि इनकी खात्मा की भी कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात साफ है, मैं एज ए एक्सपर्ट से रक्षा का बात करना चाहूंगा कि अब केवल हमारा अंजाम पीओके की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर पीओके को हम साफ करते हैं तो आतंकियों का कोई नामो निशान पैड पे नहीं होगा, पीओके में कोई इनका ट्रेनिंग सेंटर नहीं होगा और हमारे लिए एक काम करने का, एक विकास का एक सिचुएशन बनेगा। और कोरोना तो समाप्त होना है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके पहले ना हो बाद में हो कि बेहतर रहेगा। ये उस तरह के फौज हैं जो हथियार नहीं देते और अपने फौजियों को बोलते हैं जाओ लड़ो, वही पाकिस्तान की हालत है। अब इनकी स्थिति वही हो गई है कि ये अपने आप आपदा में मरेंगे और नहीं तो भारतीय फौज के द्वारा मारे जाएंगे। बिल्कुल ललन जी, आपने सही कहा और यही स्थिति अब कुछ ही दिनों में होने वाली है और इसके जो प्लानिंग जो हो रही है, जिस डायरेक्शन में हो रही है, वो भी यही दर्शाती है। ललन जी, आप हमारे साथ में जुड़े, अपना बहुमूल्य वक्त आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा और उस पूछने से पहले एक रामधारी सिंह दिनकर जी की 1-2 लाइनें यहां पर याद आती है कि याचना नहीं अब रण होगा। और जिस हिसाब से भारत की रणनीति चल रही है, कूटनीति चल रही है, तमाम देशों से जो उसकी विदेश यात्राओं में बातचीत हुई है, हर मोर्चे पर लगभग पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ में खड़ी है और भारत इस कोविड-19 के दौर में विश्व गुरु की एक जो छवि थी, उसकी पुरानी जो थी, वो अब वापस से हम कह सकते हैं कि उसको नए तरीके से तराशा जा रहा है। क्या कहेंगे अरविंद जी? जी बिल्कुल, आप मुझे सही कह रहे हैं। भारत की छवि जो है निखर कर के आई है और छवि उसी की निखरती है जो संसार के लिए कुछ करता है। जी। भारत शुरू से वसुधैव कुटुंबकम वाला देश रहा है, अपने आगे की थाली खींच करके अपने आगंतुक को, अतिथि को, पड़ोसी को देता आया है। स्वाभाविक रूप से आज भी वो परंपरा चरितार्थ हो रही है। इस कठिन परिस्थिति में भी भारत किस तरह से अपने पड़ोसी देशों को, बगल जो देश है उनको मदद कर रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने सही कहा कि अब जो है
याचना नहीं होगा, रण होगा। उसका कारण भी है, क्योंकि हम रण करने जा रहे हैं तो किसी दूसरे के साम्राज्य को हड़पने नहीं जा रहे हैं। वह हमारा क्षेत्र है, हमेशा रहा है, किसी और ने कब्जा किया है, हम उसको पाना चाहते हैं। तो अगर हम अपनी लड़ाई अपने क्षेत्र के लिए लड़ते हैं तो संसार हमारे साथ खड़ा होगा। और आज की तारीख में उमंग जी परिस्थितियां अनुकूल है। आप देख रहे हैं कि जो आतंकी संगठन है बुरी तरह से परास्त है। आपने देखा कि हिजबुल कमांडर जो सलीमुल्लाह है वो किस तरह से पाकिस्तान में जो है रोता हुआ नजर आया, किस तरह रियाज नायकू के मारे जाने के बाद आतंकियों के हौसले पस्त हुए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो पाकिस्तान का जो कंधे पर हाथ रखा हुआ है, सिर पर जो बरद हाथ किए हुए है चीन, वह भी संकट से घिरा हुआ है। चीन के ऊपर पूरे संसार की दृष्टि तनी हुई है। हालांकि चीन जो है सिक्की में जरूर भारत को उलझा करके दुनिया का ध्यान और अपने देश की जो जी बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से ये सारी बातचीत जो हो रही है और चाइना ने जो एक तरीके से ध्यान हटाने की कोशिश की थी वो भी उसकी विफल साबित हो गई है। और इसका समुचित एक पाकिस्तान भी किसी तरह चाहता है कि इस क्षेत्र को जो है अपना 5वां राज्य घोषित कर दे और जो है चीन की मंशा पूरी हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत के लिए परेशानी की सबब बन जाएगा। तो निस्संदेह जो है एक बड़ी रणनीति की जरूरत है। और आपने सही कहा कि कुछ बड़ा होने वाला लग रहा है। परिस्थितियों को देख करके आपने भी देखा कि किस तरह से भारत के मौसम विभाग के मौसम रिपोर्ट में पाकिस्तान अधिकृत जो मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, गिलगिट है, इसको लेकर के भारत द्वारा जो मौसम भविष्यवाणी किया जा रहा है। तो निसंदेह जो है इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत देख रहा है। और यह जरूरी भी है कि एक संप्रभु राष्ट्र अपनी जो साम्राज्य सीमा है उसको सुरक्षित करे और उसे अछूत बनाए रखे। उमंग जी बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा, जरूरी भी। और हर इंसान का ये कर्तव्य भी होता है कि वो अपने घर की सुरक्षा करे और उसकी अपने घर की संपूर्ण सीमा का भी ध्यान रखे। कोई अगर उसकी तरफ बुरी आंख लगाए तो उसे भी एक माकूल जवाब दे। और यही भारत कर भी रहा है और आगे भी यही करेगा। फिलहाल हमारे साथ में प्रिया साखला जुड़ चुकी है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी थैंक यू सर। जी प्रिया जी, बात हो रही है कि जिस प्रकार से भारत एक नए तरीके से अपने स्वरूप को निखार रहा है, हर क्षेत्र में निखार रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो उसकी समस्या है सालों से जो चली आ रही है पाकिस्तान से समर्थित आतंकवाद। और ये आतंकवाद ना सिर्फ हमारे बॉर्डर से अंदर घुस रहा है, हमारे घर में भी मौजूद है। और अब इसने एक नया तरीका इजाद किया है साइबर सेल के हिसाब से आक्रमण करना। लेकिन काफी हद तक हमारे इंडियन आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आप जैसे लोग हैं, वो इस हमले को भी नाकाम साबित कर देते हैं। और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से सावधानियां हमें भी बरतनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत की साइबर सिक्योरिटी कितनी पुख्ता है इन हमलों से बचने के लिए। जैसा कि अभी आपने कहा था कि उन्होंने एक नया टीम तैयार किया है साइबर से जुड़कर। वैसे लास्ट 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने मोर देन 1 लाख वेबसाइट को हैक किया है। जी यूजुअली कोई वेबसाइट हैक होने से इतना नेशनल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट तब होता है जब वो कोई गवर्नमेंट वेबसाइट या पब्लिक सेक्टर का वेबसाइट हैक करते हैं। जी और दिक्कत सबसे बड़ी उनको ट्रैक करने की ये आ रही है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी बड़ी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज है वो अपना आईपी एड्रेस जो है वो वर्चुअल नेटवर्क पे रखती है। तो उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि अटैक कहाँ से हो रहा है। जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि गवर्नमेंट सेक्टर को सबसे पहले जो भी आईटी एक्सपर्ट को हायर किया जा रहा है वो उनकी डिग्री के साथ साथ स्किल को भी देखे। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जैसे चाइना में ये होता है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉलेज के साथ साथ ये देखा जाता है उसका इंटरेस्ट किसमें और उसी इंटरेस्ट में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें इसका स्किल डेवलप किया जाता है। जी इंडिया में भी कुछ ऐसा ही एडवांस टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए जिससे लोगों को अवेयरनेस हो। और स्टूडेंट जहां तक फील्ड है बच्चों का, बच्चे अवेयर होंगे तो वो अपने पेरेंट्स को भी अवेयर करेंगे। क्योंकि कई बार साइबर जो अटैक होते हैं उसमें कुछ रोल नॉर्मल पब्लिक का भी होता है। जी बिल्कुल। प्रिया जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। अभी आपने चाइना की बात करी तो उसी संदर्भ में एक सवाल और यहाँ पर आया है कि जिस प्रकार से चाइना, एक सूत्रों के हिसाब से एक खबर है कि 2.5-3 साल का जो बच्चे वहां पर होते हैं जिनको सोचने समझने की थोड़ी भी सामर्थ्य जिनमें आ जाता है, उन बच्चों को चाइना ने अब कोडिंग सिखानी शुरू कर दी है। तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि 2.5-3 साल का बच्चा अगर कोडिंग उसी उम्र से सीख रहा है
और जनसंख्या के हिसाब से चाइना अभी भी नंबर 1 ही है, तो कितने बड़े पैमाने पर आने वाले कुछ समय में चाइना के पास में साइबर सिक्योरिटी की एक फोर्स तैयार हो जाएगी और बिना गोले बारूद के ये फोर्स काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या आपको लगता है कि भारत में भी अब इस और ध्यान देना जरूरी है? भारत को इस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से डिफेंस में हम रॉकेट परचेज कर रहे हैं, मिसाइल्स परचेज कर रहे हैं, उसी तरह से हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि साइबर अटैक एक वो चीज है जो अटैक अगर उन्होंने डिफेंस सेक्टर में किया तो हमारी सारी प्लानिंग उनके हाथों में होती है जी। तो युद्ध से पहले ही सारा नजारा उनके पास होगा तो हम क्या लड़ पाएंगे, कैसे अपनी सीमा को सुरक्षित कर पाएंगे जी। तो मेजर चीज है एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करें। आईटी एक्सपर्ट अभी तक काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के काफी अटैक्स को वो रोकते भी है और कोशिश करते हैं कि वेबसाइट हैक ना हो। मगर उसके साथ अगर एक्सपर्ट को स्किल के बेस पर हायर किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार लोगों के पास एजुकेशन उस लेवल का नहीं होता मगर स्किल काफी ज्यादा होता है जी। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल प्रिया जी, आपने सही कहा कि अब सरकार को इस और भी ध्यान देना होगा, न सिर्फ मिलिट्री पावर बल्कि अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग करके जो आईटी एक्सपर्ट्स की जो एक कह सकते हैं कि जनसंख्या के मामले में हम भी चाइना से ज्यादा पीछे नहीं है। हालांकि अगर इसे एक पॉजिटिव रूप में अगर हम लें तो हमें भी जिस प्रकार से चाइना एक साइबर सिक्योरिटी की फोर्स तैयार कर रहा है, अब हमें भी ये जरूरी है कि अपने बच्चों को इस और अब ध्यान दिलवाने की जरूरत है। प्रिया जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम है तो बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से इस समय कोरोना संकट काल में पूरी दुनिया में बेरोजगारी का भी एक मंजर छाया हुआ है और यही हाल कुछ हद तक भारत का भी है और भारत के पड़ोसी देशों का भी। और खबर यह है कि अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन इस बेरोजगारी और लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं और उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए आतंकवादियों की नई भर्ती भी करी है। और जाहिर सी बात है, ये भर्ती अगर करी है तो ये लोग कहां पर आएंगे? क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? तो कश्मीर की पर पिटाई से इमरान खान की जो सीने पे जो सुइयां लगी हुई हैं जी, उससे वो घबराए हुए पूरी दुनिया में वो दौड़ लगाकर कह रहे हैं कोई तो बचाओ। और हाल ही में उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले भारत को के लिए लोगों को मैं अभी आगाह कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह के ये आधारहीन आरोप हैं। इससे उनकी छटपटाहट साफ महसूस की जा सकती है कि पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद को कौन समर्थन देता है। और जैसा भी आपने प्रश्न किया और जैसा भी मैं मैडम को सुन रहा था कि ये जो अभी जो हम जो कोरोना झेल रहे हैं, जाहिर है जैविक हथियारों का एक जंग है और आने वाले समय में आगे जो दूसरा हमें मुश्किल झेलनी है वो साइबर अटैक से झेलनी पड़ेगी। जिस तरीके से चाइना टीम तैयार कर रहा है, तो एक मेरे सुझाव ये भी है कि जो घर वापसी हुई है भारतीय टैलेंट की, भारतीय युवाओं की जो आईटी की फील्ड में काम कर रहे थे, वो अपने देश के लिए भी करें और वो पूरी तरीके से अपडेट हो इसके लिए। और एक बहुत बड़ा मौका उनके सामने है अपने देश के लिए कुछ करने का, अपने करियर में कुछ करने का, क्योंकि आने वाले समय में साइबर अटैक से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और इस पर उन भारतीयों नए लड़कों की, नए युवाओं की जरूरत है जो दुनिया के हर कोने में साइबर के लिए अपना, टेक्नोलॉजी के लिए अपना काम कर रहे थे, वो अपने देश में रहकर योगदान दें और साइबर सिक्योरिटी के लिए वो देश के लिए काम करें। उमंग, आपने सही कहा, अब काफी ज्यादा जरूरत अब हमें भी इस और ध्यान देने की ये है कि हम हमारे घर के बच्चों को वीडियो गेम और मोबाइल में ना उलझाएं, बल्कि ये लॉकडाउन चल रहा है, हर लोग लगभग एसेंशियल सर्विसेज को अगर छोड़ दे तो सब अपने घर पर है। आईटी सेक्टर के लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वो बजाय अपने बच्चों को इधर उधर के यूट्यूब वीडियोस में उलझाकर अगर इस चीज की जानकारी देना शुरू कर दें तो आगे जाकर हमारी भी एक तरीके से हम साइबर सेल को एक बहुत बड़े लेवल पर हम डेवलप कर सकते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट इस और दिखाना बेहद जरूरी है। और रही बात हमारी आर्म फोर्सेस की, तो वो तो वैसे भी दुनिया उसका लोहा मानती है और कई जगह अगर हम बात करें तो शांति सेना के रूप में आज भी भारत की सेना अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।